नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। साधना न्यूज़ मिशन 2020 एक कार्यक्रम लेके आया है, ऐसा कार्यक्रम जो सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत की सरकार की परिकल्पना पर आपकी बात कराएगा सरकार से। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपको बताना चाहेंगे कि साधना न्यूज़ लंबे समय से खबरों और भक्ति जगत के जनता से जुड़े सरोकारों को आप तक पहुंचाता रहा है। देश के कोने कोने तक हमारी कोशिश है आपके हक आपको मिलें और आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएं, देश से अंधविश्वास खत्म हो। जल्द ही हम आपके लिए दिल्ली और हरियाणा का न्यूज़ चैनल लेके आ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपके हक ज़रूर आपको मिलें। इसीलिए हमने मिशन 2020 की शुरुआत की है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश बेहतर बने, आगे जाए। आगे कैसे जाएगा, इसके लिए उन्होंने कहा है कि गाँव को साथ लेके चलना पड़ेगा और हमारे राष्ट्रपति ने भी कहा है। लेकिन कैसे, इसके लिए एसएमई सेक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे बीच आज सरकार की तरफ से मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एसएमई मंत्री कलराज मिश्र। उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे देश को प्रगति के पथ पर आगे लेके जाएंगे। साथ ही एनएसआईसी के चेयरमैन एचपी कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं विश्वामित्र ग्रुप के चेयरमैन मनोज चंद जी और हमारे संग ग्राफिक्स एड्स के सीएमडी मौजूद हैं मुकेश गुप्ता जी। तो ये पैनलिस्ट और हमारे चीफ गेस्ट। और अब आप लोग बात करेंगे। पहला सवाल मंत्री जी से होगा। कलराज जी, आपका मिशन 2020 क्या है और नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात भी हुई है, आप कैसे उम्मीदों को पूरा करने जा रहे हैं? सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और इसलिए जब तक हम गरीबों के जीवन के बारे में चिंता नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान को आगे बढ़ने की स्थिति नहीं निर्माण हो सकती। और इसलिए उन्होंने घोषणा की। शपथ ले लेने के बाद, मंत्रिमंडल बन जाने के बाद उस दिशा में कार्य प्रारंभ भी हुए हैं और मैं ये कह सकता हूं कि 1 महीने के अंदर ही यह सरकार क्या करना चाहती है, अपने वर्क कल्चर का, कार्य संस्कृति का एक बड़ा प्रभावी संदेश दिया है। प्राथमिकता क्या है, इसको भी सुनिश्चित किया है और इसलिए पहली ही बार एसआईटी की घोषणा करके स्पष्ट कर दिया कि जिस काले धन के कारण आज हमारा देश विपन्नावस्था में गया है, उस काले धन को हम निश्चित रूप से उजागर करेंगे। ये प्रायोरिटी उन्होंने सुनिश्चित की। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने की जैसी मानसिकता होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कर्मचारी हो, सबका एक निश्चित रूप से समयबद्धता के साथ काम करने की मानसिकता। समय सुनिश्चित है 9 बजे, तो 9 बजे ऑफिस से पहुंचो और जो भी कार्य हैं उनको समय के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रयत्न करो। यह एक उन्होंने निर्णय लिया। आर्थिक हालात बड़ी खराब है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कड़ा निर्णय और लिया। आपको ध्यान होगा कि रेल किराए में बढ़ोतरी हुई। जब आप ये कहते हैं रेल किराए में बढ़ोतरी हुई, तो लोग पूछते हैं कि अच्छे दिन कैसे आएंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कोई मान लो बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, और हम आ गए। पहले वो गड्ढे की वो करने की दृष्टि से कोई रहा होगा, दूसरा कोई आ गया और तुरंत लोग कह दें कि ये गड्ढा जल्दी पार हो जाए, जल्दी चल दे दौड़ करके, तो कैसे जा पाएगा? दौड़ने के लिए भरने का प्रयत्न करना पड़ेगा। उस भरने के लिए हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। उन संसाधनों के आधार पर हम आगे जाएंगे। उन संसाधनों का स्रोत को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए कष्ट हो सकता है। वही स्थिति रेल किराए बढ़ोतरी का प्रश्न है। आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जिस दिन शपथ लिया 26 जून को, उसी दिन रात को चुरेब जो बस्ती जिले में है, वहाँ एक ट्रेन दुर्घटना हुई और मुझे कहा कि
आप जाइए देखिए, मेरे साथ श्रीमान मनोज सिन्हा जी थे, हम लोग गए तो वहाँ जो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो रेल की पटरी थी वो दुर्घटना ऐसे नहीं हुई कि किसी कारण हुआ। रेल की पटरी का जो हिस्सा था उसमें से एक क्रैक ऐसा हुआ था कि क्रैक करने के कारण बहुत तेजी से आई हुई ट्रेन वो पता नहीं कितनी दूर चली गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं रही, सारी चीजें जर्जर हो गई। तो मेरा ये कहना है कि हम आम आदमी के जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था करें कि ना करें। और रेल एक सामान्य स्थिति नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान है तो सर्वाधिक रेल का है। अब उस रेल को भी हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक ऐसा हमने रेल को बना दिया कि रोज जब आदमी रेल में बैठता है तो उसको लगता है कि पता नहीं बच के आएंगे कि नहीं बच के आएंगे। तो पटरी से लेकर हर स्तर पर हम रेल की एक ऐसी स्थिति का निर्माण करें ताकि लोगों के मन के अंदर ये संदेश जा सके, क्या ये सरकार ने एक सुरक्षा की व्यवस्था या इसकी एक समुचित ऐसी स्थिति का निर्माण किया है जिसके कारण हम सुरक्षित रह सके, एक संदेश जाएगा जी। इसलिए दूसरा निर्णय लिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री विभिन्न ऑफिसेस के बारे में ये संदेश देकर कि वहां भाई फाइलों का अंबार लगा हुआ है, पता नहीं कितने वर्षों की फाइल पड़ी हुई है, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइलों को किनारे कर दिया। और इतना ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों को अपने साथ बैठाकर उस पर बाकायदे अधिकारियों के साथ उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहा है। और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हुए भी ये कहने में संकोच नहीं कर रहा है कि अगर अमुक कमियां हुई हैं तो इसका अध्ययन किए हो कि नहीं किए हो। अध्ययन करने के पश्चात इसका निष्कर्ष निकाल कर उसके लिए कदम कौन सा उठाए हो। यह पहली बार हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो सन्निहित संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों के आधार पर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमें कोई बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती। यह एक संदेश दिया है। आपने कहा बेहतर दिन आएंगे। हमारे पास कैंट आरओ से चेयरमैन महेश जी हैं। महेश जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या। माननीय मंत्री जी, एमएसएमई इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी तकलीफ फाइनेंसिंग है। वो एक बैंक के पास जाती है यूनिट वाला, तो उसको बोला जाता है भाई आप मॉर्टगेज ले आइए तो आपको इसका फाइनेंस मिलेगा। 125% का मॉर्टगेज मांगते हैं। अब एक छोटी इंडस्ट्री है, उसके पास अगर धन होता, उसके पास अपनी संपत्ति होती तो शायद वो इंडस्ट्री में नहीं आता। वो एक आइडिया लेके आया। आज मॉडर्न इंडस्ट्री में आइडिया से इंडस्ट्री चलती है, बनस्पत की पूंजी से चलती है, लेकिन उसको पूंजी की जरूरत है। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो मॉर्टगेज है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ना देना पड़े। देखिए, एमएसएमई को प्रभावी तौर पर लागू करने के पीछे की भूमिका ही रही है कि छोटे छोटे उद्यमी इसमें सहजता के साथ भाग भी ले सके, उत्पादन भी कर सके, उनकी मार्केटिंग भी हो सके, उनको धनोपार्जन भी हो सके और बेरोजगारों की समस्या का समाधान भी कर सके। इसको ध्यान में रख करके उनको सब्सिडी की बात कही गई। कहा गया कि माइक्रो है, लघु है, मध्यम है, उसके विभिन्न आर्थिक सीमा सुनिश्चित की गई। लेकिन दुर्भाग्य ये जरूर है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो कार्य की जैसी सरलता चाहिए वो सरलता उनको नहीं प्राप्त हो रही है। और बैंकों के कारण, हालांकि बैंक के लोग जो होंगे वो थोड़ा सा जरूर कहेंगे कि बैंकों के कारण उनको परेशानी आ रही है। और कभी भाई तो कहते हैं कि भाई कोलेटरल फ्री है लोन, तो भी बैंक जल्दी लोन नहीं दे पा रहा है। फिर कोलेटरल सिक्योरिटी के पश्चात भी लोन नहीं दे पा रहा है। और इसके कारण वो जो एंटरप्रेन्योर है उसको बहुत परेशानी जा रही है। तो ये आर्थिक दिक्कतें हैं और मैं इसके सरलीकरण करने की दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसे सिडबी है, सिडबी ये ठीक है, उसके द्वारा भी हम चाहते हैं कि ठीक स्थिति का निर्माण हो, लेकिन उसमें भी कठिनाइयाँ जा रही हैं। लोगों ने शिकायतें की है। तो हमने तय किया, अपने घोषणा पत्र में हमने दिया था कि हम एमएसएमई को ही डेडिकेटेड बैंक बनाएं।
और एमएसएमई के ही माध्यम से सारी चीज़ें सरलतापूर्वक हो, उसका सरलीकरण हम करें, सिंप्लीफिकेशन करें। जो लेबर लॉज हैं उसके कारण परेशानी जा रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के कई चीज़ें हैं उसके कारण परेशानी जा रही है, एनओसी लेने में दिक्कत जाती है। हमने ऐलान किया है कि सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, उसको ढंग से लोन मिल जाए इसकी व्यवस्था, साथ ही साथ उसको एनओसी जल्दी मिल जाए उसकी व्यवस्था, कोलेटरल फ्री जो देने की बात है तो इसमें आ जाती है क्रेडिट रेटिंग का प्रश्न आता है, तो क्रेडिट रेटिंग के लिए भी अलग से एजेंसी लगाकर उसकी व्यवस्था, सस्ते दर पर क्रेडिट रेटिंग हो इसकी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस पर हमने डिस्कशन किया है और उसका कोई न कोई प्रारूप बनाकर हम प्रधानमंत्री जी के पास ले जाएंगे और उसके लिए जो भी कैबिनेट में जाकर के भी नीति बनाने की आवश्यकता पड़ी तो करेंगे। हमारे बीच खेतान साहब भी मौजूद हैं, उनका एक आपसे सवाल।